हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। आज हम आपके लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए अपनी पहली क्लास। में बता दूं, जिन भी बच्चों को एसएससी जीडी का एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए टॉपिक वाइज क्लास प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितने भी मिक्स क्वेश्चन की क्लास होंगी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको लाना है एसएससी जीडी के पेपर में 40 में 40 नंबर तो हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लें, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने चैनल पर उस लेवल से तैयारी करा रहा हूँ, अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एसएससी सीजीएल से लेकर कैट लेवल तक मैं आपको मैथ यहाँ पर तैयार कराता हूँ। जो मैथ के कोर्स में हज़ारों रुपए लगा करके पेड कोर्स में परचेज करते हूँ, मैं आपको यूट्यूब पर ही देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्लास मेरी एसएससी जीडी के लिए स्टार्ट हो रही है। तो आज की क्लास का मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखो, आज मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ। इसके बाद आप जो भी मेरी क्लास में आपको मिलेंगे एसएससी जीडी की क्लास में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और टॉपिक वाइज क्लास मेरी आएंगी। तो यहाँ पर देखो, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा कम देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब पेपर आपका थोड़ा सा लो लेवल का होता है, और पेपर हमेशा ही लो लेवल का होता है, क्वेश्चन में लगभग 40% क्वेश्चन बिल्कुल ही 30% से 40% क्वेश्चन बिल्कुल लो लेवल के होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, करीब 40% ही और 30 से 40% लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होते हैं। उसके बाद बचे क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, जिनका बिल्कुल देखते ही देखते आंसर बन जाए, बस ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 30 से 40%। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या किया, कोई एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदी तथा 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसने 1400 रुपये की खरीदी है और उसको 15% की हानि पर बेच देता है। तो 1400 का अगर हम 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 4 जा होता है 60 और 15 बन जा 15 और 15 में 6 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। 1400 रुपये की उसने खरीदी थी और उसको 210 रुपये के लॉस पर बेच दिया है। तो 1400 में अगर 210 रुपये हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 1400 माइनस 210, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1190। ठीक है, 1190 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, अर्चना कुछ सामान 220 रुपये में खरीदती है था, ऊपरी खर्च 15% हो तो वह सामान किस मूल्य से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होता ऐसे क्वेश्चनों में। देखो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दिया हुआ है, अर्चना कुछ सामान 220 रुपये का खरीदती है। कोई सामान 220 रुपये में खरीदती है, यदि ऊपरी खर्च 15% हो तो कोई सामान उसने 220 रुपये में खरीदा और उसमें 15% और एक्स्ट्रा खर्चा लगाया। 220 रुपये का खरीद करके 15% का और उसमें खर्च किया, तो 220 का 15% कितना हो जाएगा, 5 15 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 3 जा कितना होता है 33। तो देखो 220 रुपये में हमारे 33 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 253। उसने 220 रुपये की कोई सामान खरीदी थी, उसने उस सामान का 15% और उस पर खर्च किया, जिससे कि अब टोटल हमें वो सामान 253 रुपये की पड़ चुकी है। अब उसमें कहा गया है कि किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, कि उसे किस मूल्य पर, जैसे कि अब देखो कोई सामान हमने 220 रुपये की खरीदी, 15% का उस पर एक्स्ट्रा खर्चा किया, ठीक है, तो वो अब हमें कितने की पड़ गई 253 की पड़ गई। लेकिन हम इस पर लेना चाहते हैं 20% का प्रॉफिट। जब हम इस पर लेना चाहते हैं 20% का प्रॉफिट, तो हम वो भी इसमें ऐड कर लेंगे कि अगर इसका 20% निकालें तो कितना आ जाएगा 20% 2500। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 5 जा 25, 0 और 5 6 जा 30, यहाँ पर आ जाएगा 50.6। अब 50.6 20% का मतलब होता है उसको 50.6% का लाभ चाहिए। तो 253 रुपये की उसको टोटल पड़ी थी, उसमें 50.6% ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा। अब देखो 253 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 253 और प्लस 50.6 कितना हो जाएगा 303 और 0.6।
यहाँ पर ये देखो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जब अपनी एसएससी जीडी की टॉपिक वाइज क्लास लाऊंगा या मिक्स क्लास लाऊंगा, उसमें मैं आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कर दूंगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो दिया हुआ है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीत गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले? तो देखो चुनाव से लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें चुनाव से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें करना क्या है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52%, जैसे कि कोई दो उम्मीदवार थे, देखो एक उम्मीदवार ए है और दूसरा उम्मीदवार हम बी। इन क्वेश्चनों को हमेशा इसी टाइप से आप लोग लगाना, बहुत सेकंडों में इनका आंसर आएगा। तो एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले हैं और वह 122 वोटों से जीत गया। अब एक को अगर 52% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 48%। ये अपने मन से आप लोग लिख लोगे। अब देखो परसेंटेज में ये जीत रहा है कितने? 4% से। 4% से यह जीत रहा है और वोटों से कितने जीत रहा है? 122 वोटों से जीत रहा है। 4% बराबर है 122 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें निकालना क्या है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले? जीतने वाला कौन होगा? 52%। 52% वाले को कुल कितने वोट मिले? तो हमें 52% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो 1% बराबर हो जाएगा 122/4 के, और हमें चाहिए कितने परसेंट की वैल्यू? 52% की वैल्यू चाहिए। इसके लिए 122/4 इज इक्वल टू 52। यहाँ पर देखो हम डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 13 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कितना होगा? 13 2 जा 26 होता है। 2 कैरी आया, 13 2 जा 26 होता है। 26 और 2 28 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कैरी आ जाएगा। 13 1 जा 13 और 13 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1586 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएगा आपको इसी तरीके से लगाना है। बहुत ही सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैं देखो जो अपनी टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आऊँगा उसमें चुनाव से रिलेटेड मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि चुनाव में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी टाइप है चुनाव में। तो उन सभी टाइप का मैं आपको ऐसा निचोड़ दे दूंगा, ऐसे तरीके दे दूंगा जो आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। यदि मोहन एक कार्य 54 दिनों में करता है तो राम उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य देखने को मिलते हैं टाइम एंड वर्क से। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे। राम की क्षमता, देखो दो लोग हैं राम और मोहन। राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। 80% की देखो यहाँ पर हम फ्रैक्शन वैल्यू साइड में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। आप लोग ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा अपने माइंड में ही इंक्लूड करना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी इनमें है कुछ नहीं। ठीक है, तो 4/5 हो जाएगी। ठीक है, राम की क्षमता मोहन से कितनी? 80% अधिक है। अब देखो राम की क्षमता मोहन से अधिक है, सबसे पहले मोहन की कितनी मानेंगे? 5 मानेंगे। और राम की क्षमता मोहन से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में आया राम की क्षमता मोहन से, तो 4/5 है, यानी कि 4/5 है। तो राम की क्षमता मोहन से कितनी अधिक है? 4 अधिक है, तो इनकी है 5, तो इनकी हो जाएगी कितनी? 9। अब देखो ये क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया। यदि मोहन एक कार्य 54 दिनों में करता है, अब देखो मोहन की क्षमता है 5, मोहन की क्षमता है कितनी? 5, तो ये 5 क्षमता है इनकी, और कार्य कितने? 54 दिन में करते हैं, यानी कि 54 दिन में इनकी क्षमता कितनी है? 5, और कार्य कितने दिन में करते हैं? 54। तो यहाँ पर देखो, अब जैसे देखो इनकी क्षमता का मतलब ये होता है कि जैसे कि मोहन कोई 5 पार्ट हैं किसी भी सामान के, मान लो कुछ भी मान लो, 5 आप कुछ भी मान सकते हो, कोई 5 पार्ट हैं जो मोहन जितने समय में 5 पार्ट बनाता है राम उतने ही समय में 9 पार्ट बना देते हैं। ठीक है, ये हो गई इनकी क्षमता। अब देखो ये 54 दिन में, एक दिन में अगर देखा जाए तो 5 पार्ट बनाते हैं, तो 54 दिन में कितने पार्ट बना देंगे? 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 25 और 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मोहन ने 54 दिन में कुल 270 पार्ट बना दिए। अब देखो अब पूछा जा रहा है कि राम उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो राम
अब देखो राम एक दिन में 9 पार्ट बनाते हैं, तो अब उसी काम को यानी कि 270 पार्ट को राम कितने दिनों में करेगा, तो राम एक दिन में 9 पार्ट बनाता है, तो 270 पार्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 9 3 जा 27 और यहाँ पर 13 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं ये काफ़ी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ समझाने के लायक नहीं, जो बिल्कुल न्यू बच्चे होते हैं उन्हें इस तरह से समझाया जाता है। बाकी मैं अब देखो एसएससी जीडी के लिए यहाँ पर टाइम बहुत कम है, मैं काफ़ी स्पीड में चलूँगा। जिन बच्चों को लगभग ये तो इतना बेसिक तो तैयारी होना चाहिए, तभी आप लोग कोर्स को कवर कर पाओगे, पूरी मैथ एक बार रिवाइज कर पाओगे, अन्यथा आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ चलूँगा, और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे यह सुझाव देना कि सर मैं किस तरीके से हमें पढ़ाइए, कि थोड़ा सा स्पीड में ही पढ़ाइए या नहीं थोड़ा सा स्लो करके ही सर समझाते हुए ही चलिए। तो मैं आपके उस कमेंट का इंतजार करूँगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, एक सिनेमा के लिए दर्शकों से पहले दिन 20 रुपये, दूसरे दिन 15 रुपये था, तीसरे दिन 7 रुपये लिए गए। तीनों की उपस्थिति क्रमशः 3:7:12 थी। प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं किया तो एग्जाम में जब डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, और आप काफ़ी अपना टाइम ऐसे क्वेश्चनों में लॉस कर दोगे। तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सेकंडों में सॉल्व करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर देखो एक सिनेमा के लिए दर्शकों को, जैसे कि देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि कोई थिएटर में नई मूवी आती है, नई मूवी के सबसे पहले दिन सबसे ज़्यादा उसकी फीस होती है। जैसे कोई नई मूवी आई तो वहाँ पर देखो दर्शकों को पहले दिन 20 रुपये लिए जा रहे थे। अब मूवी वो पहले दिन चल चुकी है, थोड़ा सा पुरानी हो चुकी है, तो दूसरे दिन उसी की फ़ीस कितने रुपए होगी, 15 रुपये हो गई। तीसरे दिन और भी अब 2 दिन चल चुकी है, तीसरे दिन उसकी फ़ीस कम हो गई 7 रुपये। बिल्कुल यही थिएटर में चलता है, देखो 7 रुपये हो गई। और तीनों की उपस्थिति क्रमशः, अब पहले दिन देखो फीस महंगी थी, कम लोग गए, दूसरे दिन फीस कम हुई तो और ज़्यादा लोग गए, तीसरे दिन फीस और कम हुई तो और ज़्यादा लोग गए। तो वहाँ पर यही उनका सिस्टम होता है, कमाई का जरिया लगभग वो बराबर ही चला करता है। तो यहाँ पर देखो क्या करना होगा आपको, दर्शकों के पहले दिन वो यहाँ पर 20 रुपये टिकट थी, ठीक है 20 रुपये टिकट थी, और कितने पहले दिन दर्शक गए, 3 दर्शक गए, ठीक है। दूसरे दिन 15 रुपये टिकट थी, कितने दर्शक गए, 5। तीसरे दिन देखो 7 रुपये टिकट थी और 12 दर्शक गए। यहाँ पर देखो अब टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 15 5 जा 75 और 12 7 जा कितना होता है 84। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएंगे, और 6 और 8 6 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 219 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो आपसे पूछा गया टोटल, देखो थिएटर की कमाई कितनी हुई, टोटल वहाँ पर 219 रुपये आए। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क क्या है, यानी कि प्रति व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए औसत शुल्क लगभग में देखो जब पूछा जाता है कि यहाँ पर आप 20 रुपये ले रहे हो, 15 रुपये ले रहे हो, 7 रुपये ले रहे हो, और लगभग इस तरह से आपका क्रम चल रहा है। तो अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए, सबका कंबाइंड में देखा जाए, तो एक व्यक्ति का लगभग औसत शुल्क कितना होगा, ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना भी टोटल रुपया आया है, कितना रुपया आया है 219 रुपये टोटल आए हैं, और कितने प्रत्येक व्यक्ति हैं, यहाँ पर देखो 5 और 3 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर 20 हो जाएंगे, 12 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो प्रति व्यक्ति शुल्क निकालने के लिए जितना टोटल खर्चा आया है, जितना टोटल थिएटर की कमाई हुई है, उसमें जितने टोटल दर्शक गए हैं उनसे भाग दे देंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति का शुल्क यहाँ पर निकल आएगा। अब देखो आपको यहाँ पर भाग देना है। भाग देने के बजाय जब भी आपको ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा भाग देने में प्रॉब्लम हो तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा देना। 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराते ही देखो एक आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर 5 9 जा कितना होता है 45 होता है, तो यहाँ पर 4 कैरी हो जाएगा। 5 1 जा 5 होता है, 5 और 4 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 5 2 जा यहाँ पर 10 होता है, और उसके बाद यहाँ पर देखो कितना होता है 25 जा यहाँ पर कितना होता है 100 होता है। अब देखो यहाँ पर अब केवल 2 पॉइंट पर, यानी कि हमें 2 अंकों को छोड़ करके दशमलव लगाना है, तो 10.95 विल बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो दिया हुआ है किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के दोगुने से 44 कम है, तो उस संख्या का 70% होगा। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, किसी संख्या का 1/6, जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो किसी संख्या का 1/6, तो नीचे जो वैल्यू दी हुई है आप संख्या ही वही मान लोगे। तो माना कि मैंने संख्या क्या है वहाँ, संख्या है वहाँ 6, किसी संख्या का 1/6, तो अगर हम इसका 1/6 निकालेंगे, 6 का 1/6 तो कितना निकलेगा 1 निकलेगा। उस संख्या के दोगुने से 44 कम है, उस संख्या का दोगुना, इसका अगर हम दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कह रहे हैं उस संख्या के दोगुने से, जो इस संख्या का 1/6 हमने निकाला है, 1/6 निकाला है, कितना निकला है 1 निकला है, और इस संख्या का दोगुना किया है तो कितना निकला है 12 निकला है,
ठीक है, ये देखो दो वैल्यू हमारी आ गई हैं। एक तो 1/6 निकलवाया हमसे और दूसरा तो हमें उस संख्या का दोगुना करवाया है। वो बता रहे हैं दोगुने से 44 कम है। जो यह संख्या है इससे 44 कम है। मेरे अकॉर्डिंग जो यह संख्या है कितनी कम है, 11 कम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44 कम है, तो 1 का मान निकालेंगे 4 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, उस संख्या का 70% होगा। तो 1 बराबर है 4 के, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हमारी इसको 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो संख्या हमारी रियल संख्या हो जाएगी 24। 24 का यहाँ पर पूछा जा रहा है उस संख्या का 70%। 70% ज्ञात करने के लिए आप 70% इसका निकाल लोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दोगे। 7 4 जा कितना होता है 20, और यहाँ पर 7 2 जा होता है 14, 14 और 2 कितना 16 हो जाएगा, 16/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 16.8। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 72 + 63 + 54 + डॉट 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 श्रेणी में शून्य पद कौन सा होगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं करते हो तो काफ़ी आपको एग्जाम में डाउट होता है, लेकिन मैं आपके सारे टाइप यहाँ पर आपको क्लियर कराऊंगा। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने इंटर में मैथ सब्जेक्ट रहा होगा उन लोगों ने ये श्रेणी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, श्रेणी में शून्य पद कौन सा है, तो हम यहाँ पर देखो घटते हुए जा रहे हैं। शून्य पद हम मान लेते हैं कि श्रेणी में शून्य पद कौन सा है, तो इसका जो घटते घटते एक अंतिम पद होगा वो हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो जो अंतिम पद होगा वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमें बताया जाता था, L = A + n-1 × d, ये फार्मूला हमें बताया जाता था। तो अंतिम पद हमारा कौन सा हो जाएगा, शून्य। तो अंतिम L के स्थान पर अंतिम पद रखते हैं ना, तो यहाँ पर अंतिम पद शून्य। प्रथम पद हमारा है 72 प्लस यहाँ देखो n, और n हमें निकालना है कौन सा पद है -1, और d यहाँ पर देखो d यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस देखो यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर -9 यहाँ पर घट रहा है, -9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, -9n हो जाएगा, +9 हो जाएगा, = में 0 हो जाएगा। अब देखो 9n इधर आ जाएगा हमारा, 72 में 9 ऐड करेंगे 81 हो जाएगा, n = कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो वो हमारा पद कौन सा हो जाएगा, नवा पद जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला काम यहाँ हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको टाइपिंग सही करके आपको मैं बता दूँ कि यह क्वेश्चन सही रूप से क्या है। सबसे पहला काम तो यहाँ पर देखो ये रूट हमारा पूरा मिस्टेक हो चुका है, ये बीच में पूरा यहाँ पर अलग है, = में यहाँ पूरा बंद नहीं है, इस वैल्यू के ऊपर कोई रूट नहीं है। फिर ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर केवल 1 है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा मिस्टेक है। मैं आपको यहाँ पर सही रूप से नोट करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमारा रियल में है क्या, ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है हमारा √1 + 27/169 = 1 + x/13, यह क्वेश्चन है हमारा रियल में। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर के यहाँ पर 27 ऐड होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना होता है 6 होता है, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 196 आ जाएगा। एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे, नीचे 169 आ जाएगा, ऊपर हम रूट लगा देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + x/13 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, नीचे हमारा 13 आ जाएगा, और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे या हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 + x/13 हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर 1 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर हम साइड में देख लेते हैं, x/13, यहाँ पर इस तरफ क्या था 14/13 और -1 जब इधर आएगा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा। इसको देखो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो 1/13 आएगा। अब देखो यहाँ पर कितना बचा हमारा x/13 = 1/13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, बचा क्या x = 1, x = 1 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है अजीत अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर जौनपुर से वाराणसी 20 मिनट देर से पहुँचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे वाराणसी पहुँचने में कितना समय लगेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और सेकंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको बता दूँ, कुछ भी नहीं होता है, केवल दिखावटी और डरावनी होती है इतनी बड़ी भाषा लिख करके, और कुछ भी नहीं होता है। अभी आप लोग देखोगे इसको मैं कैसे सेकंडों में सॉल्व करूँगा। यहाँ पर देखो अजीत अपनी वास्तविक चाल, देखो अजीत की चाल कितनी थी, 3/5 चाल से चलकर जौनपुर से वाराणसी 20 मिनट देरी से पहुँचता है। यानी कि अजीत की जो रियल में चाल थी वो 5 थी, लेकिन चल वो किस चाल से रहा है, 3 चाल से चल रहा है। तो उसको देखो यहाँ पर समय कितना लगेगा, समय चाल के अपोजिट होता है, 3:5 का समय लगेगा। देखो अगर वो 5 की चाल से जाता तो 3 के समय में पहुंच जाता, अब लेकिन वो 3 की चाल से जा रहा है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, 5 समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो यदि वो अपनी वास्तविक चाल से चले, यहाँ पर देखो लिखा हुआ वाराणसी 20 मिनट देरी से पहुँचता है। वो जो अपनी चाल में उसने परिवर्तन किया उसके कारण उसे 20 मिनट की देरी हुई, क्योंकि देखो उससे पहले 3 मिनट लगते थे, अब कितने मिनट लग रहे हैं, अगर टाइम में देखा जाए तो यहाँ पर 5 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 2 मिनट की देरी हुई और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मिनट की देरी हुई। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम रियल टाइम निकाल लेंगे। रियल टाइम हमारा निकल आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30 मिनट और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 मिनट। ये हमारे रियल टाइम यानी 50 मिनट आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रियल टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पूछा क्या गया है, तो उसे वाराणसी पहुँचने में कितना समय लगा। यदि वो अपनी वास्तविक चाल से चले, वास्तविक चाल मतलब अगर इस चाल से चलेगा तो उसे वाराणसी पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो कितना, 30 मिनट। अगर ये वास्तविक चाल से चलेगा 30 मिनट, अगर चाल को कम करके चलेगा तो 50 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 30 मिनट। 30 मिनट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रामजी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।